आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में 13,430 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। कहा कि 21वीं सदी है, 140 करोड़ भारतीयों की तरक्की की नई रफ्तार का सहारा है रियासत की डबल इंजन वाली सरकार के सिर। मोदी हुकूमत का बदउनवानी, जराइम और दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर जोर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सीबीआई कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज महफूज सरहदों के साथ साथ कानून की हुक्मरानी को बनाया गया है यकीनी। मजबूत हम आहंगी और स्मार्ट डिप्लोमेसी पर दिया गया है जोर। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने जयपुर में शुमाल मगरबी रेलवे के तहत 65 रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की सहूलियात का किया इफ्तिताह। कहा कि रेलवे ने की है कसीर जहती तरक्की, दुनिया की नजरों में बन रही है भारत की एक मुनफरिद शिनाख्त। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन आज मना रहा है अपना 32वां यौम तासीस। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कौमी इंसानी हुकूक कमीशन और मुल्क की आला अदलिया शहरियों के इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है पुरअज़्म। बिहार में सियासी उथल पुथल जारी। नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी समेत कई उम्मीदवारों ने दाखिल किए अपने कागजात नामजदगी। बीजेपी के ज़ेरे इक़्तिदार रियासतों के कई वज़राए आला भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़। योगी आदित्यनाथ ने बदउनवानी और अकबरा परवरी पर आरजेडी और कांग्रेस पर किया हमला। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौराए आंध्र प्रदेश के दौरान तकरीबन 13,430 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इसमें सड़क, रेलवे, दिफाई, मैन्युफैक्चरिंग और पेट्रोलियम और कुदरती गैस समेत अहम शोबों पर मुश्तमिल है, जो इलाकाई बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, सनअतकारी को तेज करने और रियासत में जामे समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे और रियासत में सनअत को फ़रोग़ देंगे। आज भी यहाँ सड़क, बिजली, रेलवे, हाईवे और व्यापार से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ये प्रोजेक्ट्स राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे और लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इन परियोजनाओं से करनूल और आसपास के इलाकों को बहुत फायदा मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं के लिए राज्य के सभी लोगों को बधाई देता हूं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गूगल के आंध्र प्रदेश में अपना पहला AI मरकज कायम करने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गूगल अमेरिका से बाहर आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा सरमायाकारी करने जा रहा है। यहां हमारे आंध्र प्रदेश में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने जा रही है। और कल जब मैं गूगल के CEO से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका के बाहर दुनिया के कई देशों में हमारा निवेश है, लेकिन सबसे ज्यादा निवेश अब हम आंध्र में करने जा रहे हैं। इस नए AI हब में पावरफुल AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर कैपेसिटी, लार्ज स्केल एनर्जी सोर्सेज और एक्सपांडेड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने GST बचत फेस्टिवल में आंध्र प्रदेश के लोगों की पुरजोश शिरकत का भी जिक्र किया। उन्होंने लोगों से मकामी मसनूआत खरीदने की भी अपील की। नवरात्रि के पहले दिन से
जीएसटी में भी भारी कटौती की गई है। मुझे देखकर बहुत खुशी है कि नारा लोकेश गारू के नेतृत्व में यहां लोग जीएसटी बचत उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप इतनी सफलता से सुपर जीएसटी सुपर सेविंग अभियान भी चला रहे हैं। मुझे बताया गया है कि आंध्र प्रदेश लोगों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेविंग होगी। ये सेविंग्स इस बार त्योहारों का आनंद और बढ़ा रही है। लेकिन मेरा एक आग्रह भी है, हमें जीएसटी बचत उत्सव को वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ मनाना है। और इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का श्रीसेलम आंध्र प्रदेश में शानदार इस्तकबाल किया गया। पीएम को खुशामदीद कहने के लिए एक बड़ी भीड़ जमा थी। वज़ीर-ए-आज़म ने हाथ हिलाकर सबसे मोहब्बत का इजहार किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में 2 रोज़ा सीबीआई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। मरकजी और रियासती पुलिस एजेंसियों के सीनियर पुलिस अफसरान ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसका उन्वान था मफरूर मुजरिमों की हवालगी। और वजीर दाखिला ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत मुस्बत इरादे और एतमाद के साथ आगे बढ़ा है। उन्होंने कौमी सलामती के तमाम पहलुओं को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया और उन्होंने बदउनवानी और दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्रवाई करने की ज़रूरत का इयादा किया। भारत की सरहदों के पार बैठकर ये सभी गतिविधियों को चला रहे हैं, उनके प्रति भी जीरो टॉलरेंस और वो सभी को भारत के कानून की नेट में लाने का प्रयास और इसके लिए एक सुनिश्चित तंत्र बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव आज जयपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान वो कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह कर रहे हैं और खुद इन्हिसार भारत मुहिम से मुताल्लिक प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। आज सुबह वो खातीपुरा स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे के लिए एक नई पहल प्रिंटेड कंबल कवर का ऐलान किया और इस इकदाम के तहत अब ट्रेनों में कंबल के साथ कवर का भी फराहम किया जाएगा। ये एक प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है और अगर कामयाब हुआ तो इसे मुल्क भर में नाफिज किया जाएगा। मजीद ये कि राजस्थान में 65 छोटे स्टेशनों पर सहूलियात को बेहतर बनाया गया है, जिनमें प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, साइन बोर्ड और मालूमाती निज़ाम शामिल है। रेलवे के सिस्टम में कंबल का व्यवहार वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन कंबल के हमेशा एक मन में संशय रहता था जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनके मन में। उस संशय को दूर करने के लिए आज एक नई शुरुआत हुई है, कंबल के कवर की शुरुआत। साथ ही साथ जो छोटे स्टेशन हैं, बहुत छोटे स्टेशन हैं, ऐसे स्टेशन में भी सुविधाएं बढ़े, ये सब फैसिलिटी आज राजस्थान के 65 स्टेशन सब जगह ये सब चीजें यहाँ पे लगी है और आने वाले समय में और भी डेवलपमेंट काफी होगी। कौमी इंसानी हकूक कमीशन आज अपना 32वां यौम तासीस मना रहा है। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर नई दिल्ली में मुनक़िद एक तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों में भारत का कौमी इंसानी हकूक कमीशन दुनिया के सबसे बावकार इंसानी हकूक के इदारों में से एक बन गया है। उन्होंने कहा कि कौमी इंसानी हकूक कमीशन और मुल्की आला अदलिया शहरियों के इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है।
Since its establishment in the year 1993, the NHRC has evolved into one of the most respected human rights institutions in the world. Through its investigations, advisories, interventions, and advocacy, NHRC has given voice to the voiceless and brought human rights concern into the heart of governance. The Commission's efforts in addressing issues such as custodial justice, bonded labor, trafficking, rights of persons with disabilities, women, children, and the elderly have left a lasting imprint on our collective conscience. वहीं जेडीयू ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की अपनी दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। दूसरी फहरिस्त में 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और जेडीयू उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में काबीनी वजीर विजेंद्र यादव को सुपौल से टिकट मिला है। फुलपरास से शीला मंडल को टिकट मिला है। जेडीयू की दूसरी लिस्ट में 9 खवातीन को भी टिकट मिला है। जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट में अपने 13 एमएलएस पर फिर से भरोसा जताते हुए इन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू ने बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को नबीनगर से इंतखाबी मैदान में उतारा है। जेडीयू ने अपने एमएलए धीरेन्द्र प्रताप सिंह को वाल्मीकि नगर, शालिनी मिश्रा को केसरिया, सुधांशु शेखर को हरलाखी और मीणा कामत को बाबू बरही से टिकट दिया गया है। जेडीयू की इस लिस्ट में जमा खान का नाम भी शामिल है। वो 2020 के असेंबली इंतखाबात में बसपा के टिकट पर जीते थे और इससे पहले जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था और इसके साथ ही जेडीयू ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग अभी कुछ वक्त बाकी है और ऐसे में यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हैं और स्टार कैंपेनर हैं, उन्होंने बिहार में बीजेपी की मुहिम की जिम्मेदारी संभाल ली है। दानापुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी और कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में तरक्की के इस नए मुकाबले को रोकने के लिए आरजेडी, कांग्रेस और उनके साथियों ने एक बार फिर से तरक्की व मुकाबला बुर्के की बहस छेड़कर शरारत शुरू कर दी है। इंडी इत्तेहाद के लोग बुर्के की आड़ में बिहार के इंतखाबात में धांधली करके गरीबों का हक छीनना चाहते हैं। बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है। जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है। और अपने खिताब में योगी आदित्यनाथ ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने बेहतरीन काम के जरिए रियासत को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया है। उन्होंने अपोजिशन को भी निशाना बनाते हुए कहा कि जंगल राज के दौरान बिहार के नौजवान अपनी शिनाख्त खो चुके थे और रियासत अदम तहफ़्फ़ुज़ और अनारकी से दो चार थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन ने बिहार की रूहानी और सकाफती सरजमीन को अकरबा परवरी और जराइम की सरजमीन में तब्दील कर दिया है। 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके
यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। और बिहार में नामजदगी का अमल जारी है। जुमेरात को बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने दानापुर हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी मीटिंग में शिरकत की। आरजेडी ने एक बार फिर से ताकतवर लीडर रेतलाल यादव को रामकृपाल यादव के खिलाफ मैदान में उतारा है। नामजदगी के बाद हमारे नामानिगार कुमार आलोक ने रामकृपाल यादव से बात की है। यादव जी हैं जो इस समय दानापुर विधानसभा से नामांकन करके यहाँ पर आए हैं। सर, विधानसभा का चुनाव आप लड़ रहे हैं, लगातार आप लोकसभा के सदस्य रहे हैं, ये कैसा अनुभव होगा आपके लिए? सर, बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। विधानसभा बहुत यहाँ का विस्तारित विधानसभा है। ये आबादी रोज बढ़ रही है, तो जिससे आबादी भी बढ़ेगी तो समस्या भी बढ़ेगी। तो लोकसभा में मैं था, तो लोकसभा में तो 6 विधानसभा क्षेत्र था, उसमें दानापुर है। तो जितना बन सका मैंने इसकी समस्या को कम किया है और हमेशा लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया है। यहाँ की जनता ने बहुत प्यार दिया है, हमेशा मैं जीतता रहा हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जो आदरणीय योगी जी का, जो आज आके उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और लोगों का उत्साहवर्धन करने का काम किया है। पूरा भरोसा है कि जनता मुझे मौका देगी। पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ यहाँ, जनता का यहाँ के प्रतिनिधि से दर्शन ही नहीं हुआ। पूर्व विधायक जो आशा सिन्हा है सर, वो कह रहे हैं कि निर्दलीय हम चुनाव लड़ेंगे। वो पार्टी देखेगी, बयान है हमारी छोटी। ये थे रामकृपाल यादव जो दानापुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पीछे जो समर्थकों का उत्साही भीड़ है उसको लेकर उनका कहना है कि उनके लिए ये फतह करना, यानी इस सीट को फतह करना आसान होगा। कैमरामैन बिना तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज दानापुर। और नालंदा असेंबली हलके से जेडीयू उम्मीदवार और दही तरक्की के वजीर श्रवण कुमार ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की हुकूमत नीतीश कुमार की क़यादत में बनेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में एनडीए हुकूमत में हर शोबे में तरक्की हुई है। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार असेंबली इंतखाबात में एनडीए की जीत का दावा किया है और उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि एनडीए को एक बार फिर से बिहार के अवाम की हिमायत हासिल होगी। सरकार ने यहाँ सुशासन का मंत्र दिया और बिहार ने विकास की नई ऊंचाई को और रफ्तार को देखा है। जिस तरह से सामान्य व्यक्ति की जीवन में परिवर्तन लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई योजनाओं को बिहार में धरातल पर उतारा गया है और महिलाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से काम किया गया है, मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन इस बार प्रचंड बहुमत से विजयी होकर के एक बार फिर बिहार की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। और एनडीए जहां पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मैदान में उतरी है, तो वहीं ग्रैंड अलायंस सीटों की तकसीम के मामले में उलझा हुआ है, जबकि कल नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। अपोजिशन के कैंप में ये हालत देखकर बीजेपी भी उन पर तंज कर रही है। बिहार बीजेपी के सदर दिलीप जायसवाल ने कहा कि आवाम ग्रैंड अलायंस की लड़ाई को समझ रही है, जबकि एनडीए 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने जा रही है। गठबंधन इतने पारदर्शिता के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, मतदाता इस बात को समझ रही है कि जिसका शुरुआत अच्छा है वही अच्छा कर सकता है। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस में माथा फुटौल हो रहा है और जिस तरह से अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, जनता इस बात को समझ रही है कि महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को अगर सरकार में लाएंगे तो उसकी स्थिति क्या होगी। एनडीए चाहती है कि बिहार विकसित हो और इसीलिए हम 2/3 से ज़्यादा बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे सभी नेता आ रहे हैं, आज श्री अमित शाह जी आ रहे हैं और हमारा कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। दिवाली और छठ से पहले क्लीन जमुना मुहिम जोरों पर है और इस पहल के तहत मरकजी और दिल्ली हुकूमतें मिलकर जमुना की सफाई के लिए काम कर रही हैं। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने ज़ाती तौर पर जमुना की सफाई मुहिम का दौरा किया और जायज़ा लिया। उन्होंने शेयर किया कि जमुना को तेज़ी से साफ किया जा रहा है, जिससे अब गंदगी या झाग का कोई निशान बाकी नहीं रहा। आम आदमी पार्टी की सरकार के समय जहां हमारी छठ वर्षी बहनों को इस झाग में खड़े होकर के अपना व्रत खोलना पड़ता था, सूर्य को अर्घ देना पड़ता था, पर आज ये पूरी की पूरी यमुना यहाँ से लेके वहाँ तक किस तरह स्वच्छ है, किस तरह साफ है,
किसी प्रकार का कोई झाग इत्यादि नहीं है। कर्मचारी अपने काम कर रहे हैं, लोग विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है, सरकार अपना काम कर रही है। वजारत खारजा ने भारत के तवानाई के ज़राए से मुतालिक तबसरों का जवाब दिया है। वजारत के मुताबिक भारत तेल और गैस का बड़ा दरामदकार है और भारतीय सारिफीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। भारत की दरामदी पॉलिसी इस मकसद को जहन में रख कर बनाई गई है। वजारत ने यह भी कहा है कि मुल्क की तवानाई पॉलिसी का मकसद तवानाई की मुस्तहकम कीमतों और महफूज सप्लाई को यकीनी बनाना है और इस मकसद के लिए भारत तवानाई के ज़राए की एक वसी बुनियाद तैयार करने और मार्केट के हालात के मुताबिक पॉलिसियां अपनाने पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। भारत कई सालों से अपनी तवानाई की खरीदारी को बढ़ाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है और गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान इस सिमत में अहम पेशरफ्त हुई है। दरियासना अमेरिकी इंतज़ामिया ने भी भारत के साथ तवानाई के शोबे में ताउन को गहरा करने में दिलचस्पी जाहिर की है और दोनों ही ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बातचीत जारी है। नई जीएसटी इस्लाहात से तामीराती शोबे को भी खासी राहत मिली है। तामीराती सामान की कम कीमतों ने आम लोगों और तामीराती कारोबार से वाबस्ता अफराद दोनों को ही काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया है। जीएसटी में अभी कटौती करी है वो ऑल ओवर सब बिजनेस में फायदा हुआ है। ऑटोमोबाइल्स में भी, ऑटो पार्ट्स में भी, कार्स में भी, सभी में फायदा हुआ है। जैसे उसको गिनते हैं तो सब वाया करके रियल एस्टेट में बेनिफिट मिलता ही है। और जैसे रियल एस्टेट की डायरेक्ट बात करें तो उसमें रॉ मटेरियल में, सीमेंट में, टाइल्स में वो जीएसटी की बहुत कटौती हुई है। तो उस रेट के हिसाब से रॉ मटेरियल में कितना फायदा हो रहा है वो डायरेक्ट कस्टमर को ही फायदा जा रहा है। जो सीमेंट का रेट था आज तक उस पर 28% जीएसटी लग रहा था, वो घटा के अभी 18 हो गया है। सीमेंट सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है कंस्ट्रक्शन में। पुल बनाया, ब्रिज का काम हो, बिल्डिंग का काम हो, तमाम काम में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है जो जिसका रेट घटने से कंस्ट्रक्शन रेट में भी उसका असर देखने अपने को मिलेगी। मैं सीमेंट के व्यापार के साथ जुड़ा हूँ तो पर्टिकुलर सीमेंट की बात करूँ तो 28% से सीधा 18% हो गया, तो बड़ा इम्पेक्ट आया। जो भी काम चालू है, जो नया चालू होने वाला है, जो मंदी का माहौल था, उसमें एक नई ऊर्जा आई कि भाई ये जो 28 से सीधा 18 कर दिया जो अनएक्सपेक्टेड था, और इसके कारण जो लो बजट के जो मकान बन रहे हैं उसमें बहुत बेनिफिट होगा और सारी इंडस्ट्रीज एकदम तेजी में आएगी, ऐसा अभी का माहौल लगता है। और भावनगर बिल्डर एसोसिएशन के सेक्रेटरी सचिन पाठक ने भी मरकजी हुकूमत के इस फैसले पर खुशी का इज़हार किया है और कहा है कि जीएसटी में ये कमी सबके मफाद में है। हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी पूरा जो भी हमारा सर्विसेज और मटेरियल है वो 2 स्लैब में बांटा गया है, 5% और 18%। हमारे लिए जो सबसे फ़ायदे की बात है वो सीमेंट में जो 28% जीएसटी था वो 28 से घटकर 18 हो गया है। तो ये 10% रिडक्शन ऑन सीमेंट इज़ गोइंग टू बेनिफिट रियल एस्टेट इन अ वेरी मेजर वे। हमको लगता है कि 2 से 3% उसका पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में रिडक्शन आना चाहिए। उसके अलावा कुछ पत्थर है जो हमारी रेती है उसमें भी जीएसटी का रिडक्शन हुआ है, जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में रिडक्शन ला सकता है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कई बार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मलेशिया में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुमकिना मुलाकात के बारे में पूछा गया तो सदर ट्रंप ने कहा कि वो मेरे दोस्त हैं और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो एक अजीम शख्स है और इसके बाद रूस से तेल की खरीदारी के हवाले से सदर ट्रंप का हैरानकुन बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन दिलाया गया है कि भारत रूस से अब तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो समझते हैं कि ऐसा फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल करीब में वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे और रूस यूक्रेन जंग ख़त्म होने के बाद रूस के साथ तेल की तिजारत दोबारा शुरू कर देंगे।
और खेल की खबरों की बात करें तो भारतीय खेलों के शायकीन के लिए अच्छी खबर है। भारत में 20 साल बाद दौलत मुश्तरका खेलों का इनेकाद होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 2030 दौलत मुश्तरका खेलों के मेज़बान शहर के तौर पर अहमदाबाद के नाम की सिफारिश की है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेज़बानी अहमदाबाद को देने का हतमी फैसला 26 नवंबर को ग्लासगो में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स की जनरल असेंबली की मीटिंग में किया जाएगा। नाइजीरिया के अबुजा शहर में और इस तजवीज़ को 26 नवंबर को ग्लासगो में होने वाली जनरल असेंबली में बाज़ाब्ता मंजूरी दी जाएगी और ये खेलों की 100वीं सालगिरह होगी और 20 साल बाद भारत वापस आएगा। और इससे कबल दौलत मुश्तरका खेल भारत में साल 2010 में नई दिल्ली में मुनक़िद हुए थे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेज़बानी पर खुशी का इज़हार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत के लिए काबिल फ़ख्र दिन। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दौलत मुश्तरका खेलों की मेज़बानी पर लिखा कि ये भारत के लिए बड़े ही फ़ख्र और खुशी का दिन है। दौलत मुश्तरका एसोसिएशन की तरफ से भारत को अहमदाबाद में दौलत मुश्तरका खेल 2030 की मेज़बानी का हक़ देने पर मुल्क के तमाम शहरियों को दिली मुबारकबाद। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।